प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में, काफी ज्यादा हो रखे हैं, आप लोग भी देख लिए होंगे। वहाँ पे संसद थे, उनको भी जला दिया है। काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गाड़ी उड़ी जितना भी था इन सबको जला रखा है। जो भी गाड़ी उड़ी सामने आ रहा है, जो पर्सनल एरिया था, जो पर्सनल रहने वाले जगह थे लीडर सबके, उन सभी जगह को भी काफी ज्यादा जला दिया। एक महिला थी, कोई मिनिस्टर्स की वाइफ थी, उनको वहाँ पे जिंदा जला दिया। इस प्रोटेस्ट के पीछे बहुत सारे रीजन बताया जा रहा है, जैसे कि मतलब सोशल मीडिया वहाँ पे एप्स बंद कर दिया इसलिए। बट सिंपल से इतना रीजन होता है तो इतना प्रोटेस्ट होता ही नहीं। इसके पीछे बहुत सारे और भी रीजन है। गवर्नमेंट ने पहले ये बताया कि वहाँ पे 26 बड़े बड़े ऐप थे, जैसे यूट्यूब, लिंक्डइन और भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब ऐप को बैन कर दिया। बिकॉज की वहाँ पे ये लोग रजिस्टर्ड नहीं कर रहे थे और लोकल ऑफिस नहीं खोल रहे थे। जो गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये बता रहे हैं कि वहाँ पे इस चीजों से मना कर रहे थे कंपनी, इसीलिए उन्होंने इस ऐप को बैन कर दिया। तो ऐसा क्या हो गया कि अगर कंपनी और गवर्नमेंट के बीच था तो फिर ये जेनजी बीच में कहां से आ गया? ये जो जेनजी मीन्स जो 1997 से लेकर के 2012-15 के बीच में पैदा हुआ, ये आदमी उस बीच में क्यों आ गया? अगर ये गवर्नमेंट बोल रहे थे कंपनी को, तो कंपनी को करना चाहिए था। अगर बैन कर दिया तो फिर कंपनी के साथ उसका बातचीत होना चाहिए था। लेकिन ये प्रोटेस्ट करने के लिए इतना ही क्यों आ गया? देखो, इतना ही बात नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे और भी रीजन है। इस रीजन को जानने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं। देखो, 1768 ईस्वी में राजा पृथ्वी नारायण शाह करके कोई एक राजा था। उन्होंने 3 स्टेट को मिलाकर, काठमांडू, पाटन और भादुगांव करके 3 स्टेट को मिलाकर के, जो अभी का आपको नेपाल दिख रहा है, ये नेपाल अभी तभी बनाया था। बट 1814 और 16 के बीच में एंग्लो और नेपाल युद्ध हुआ। एंग्लो मीन्स जो इंडियन जिसमें उपनिवेश थे ब्रिटिशर्स के, उस समय जब युद्ध हुआ तो उस समय कुछ पार्ट्स जो नेपाल के थे वो इंडिया में उनको मिला लिया गया था, जो अभी का हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। नेपाल में काफी ज्यादा दिनों से राजशाही चल रहा था, वहां पे मोनार्की चल रहा था। उस मोनार्की को खत्म करते करते बहुत ज्यादा समय लग गया। जब पूरी दुनिया आजाद हो रही थी, जब पूरी दुनिया रिपब्लिक बन रही थी, तो वहां पे भी एक रिपब्लिक का एक आवाज उठा। वहां की जनता चाहते थे कि हम रिपब्लिक बने। तो 1951 ईस्वी में राजा के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। फिर भी वहां पे राजा और उनके जनता के बीच में एक सहमति बना। सहमति ये थी कि राजा जो गवर्नमेंट चूज करके आएगी वो दोनों मिलकर काम करेंगे। यानी कि राजा के पास, मान लो राजा ऊपर में रहेंगे और उसके नीचे जो गवर्नमेंट चुन के आएगी वो रहेंगे। ये होते होते 1959 तक में एक पहला इलेक्शन हुआ, जो पहली कदम था, जो नेपाल वहां पे पहला एक रिपब्लिक स्टेट बनने के कगार पे था। 1959 में स्टेट बना। वहां पे नेपाली कांग्रेस, वहां पे पहला जो वहां पे पीएम बनाया गया, बीपी कोरेला करके, जो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव था, उसको वहां पे पीएम बनाया गया। बट 1 साल के अंदर ही राजा महेंद्र सिंह ने क्या किया, उनको कोलैप्स करवा दिया और पूरे के पूरे पावर अपने अंदर ले लिया और 30 सालों के लिए उनको बैन कर दिया कि कोई भी नेपाल में पार्टी नहीं बना सकता है। और एक पंचायत सिस्टम वहां पे लागू कर दिया। तो 1960 से लेकर के 1990 तक वहां पे पंचायती राज सिस्टम था और कोई भी पार्टी वहां पे बना नहीं सकता था। फिर नेपाल में यही 30 सालों तक पंचायती राज सिस्टम चला, 1960 से लेकर के 1990 तक। वहां पे फिर 1990 में एक फिर जन आंदोलन हुआ। वहां पे आंदोलन में फिर यही चीजें बताया गया कि ये जो 1959 में जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट और राजा दोनों मिलकर के काम करती थी, वो फिर से लाया जाए। फिर वही सिस्टम आया, 1990 में आया वो सिस्टम। उसी समय में एक चीज और भी हो रहा था, जो एक पार्टी, एक संगठन मान लो कि वो एक पनप रही थी, वो माओवादी पार्टी थी। माओवादी पार्टी 1996 से लेकर के 2006 के बीच में वो अब संगठन में काफी ज्यादा वहां पे संघर्ष करता रहा। काफी उनका कहना था कि एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, राजा के सिस्टम की क्या जरूरत है, वहां पे रिपब्लिक होना चाहिए, पूरी तरह से रिपब्लिक होना चाहिए। उस गृह युद्ध में काफी ज्यादा मतलब 16-17 हजार सिविलियंस की वहां पे मौत भी हुई, जो उस जन आंदोलन में। फिर इतना संघर्ष करने के बाद वहां पे 2008 में माओवादी की सरकार बनी। माओवादी ने सरकार बनाया और पहली बार नेपाल में जो रिपब्लिक गवर्नमेंट बना। फिर वहां से 2008 से लेकर के जो 25 तक था, अब मान लो कि 2008 से 25 तक में लगभग 14-15 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। कोई भी गवर्नमेंट अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर रखा है। इस बीच में एक चीज और होते गया, जितना भी गवर्नमेंट आते गया, सब अपने अपने भाई भतीजावाद करता गया। कोई भी फंडिंग आती, चाहे इंडिया को भी हेल्प करता है या IMF का भी हेल्प करता है, UN का भी हेल्प करता है, या फिर कभी चाइना से कुछ भी लेता है। उन सब का यूज ये सब पर्सनल वेलफेयर के लिए करता रहा, लेकिन जो खुद के देश थे उनके लिए ये लोग कुछ नहीं किया। तो अभी जो इतनी मात्रा में वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन ये नहीं था कि सोशल मीडिया ऐप को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इसके पीछे रीजन ये था कि वहां के जनता एक तो मरे जा रहे हैं, एक दूसरे कंट्री में जाकर के काम करके पैसा कमा के ला रहे हैं। एक जो बेसिक फैसिलिटी होती है वहां के जनता को वो नहीं है। करप्शन पे करप्शन बढ़े जा रहा है। वहां के जो उनके नेपो किड्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जो नेशनल जो देश के पैसा होते हैं, उनसे जाकर के लग्जरियस अपने जीवन जीते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाकर के, विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वहां के जो जनता है वो इस टाइप से दूसरे कंट्री में जाकर के एक लेवल क्वालिटी के काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। वहाँ बेसिक एजुकेशन उनको नहीं मिल रहा है। कुछ चीजें इसमें और भी है, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ की जो GDP है, 25 से 30% GDP उनके जो
विदेश में काम करते हैं, जो इंडिया में काम करने के लिए आते हैं, चाइना में काम करने के लिए जाते हैं, गल्फ कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं, वहां से जो पैसा अपने कंट्री में भेजते हैं तो वो उससे 25 से 30% जीडीपी उनके होते हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से नेपाल दुनिया के वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्री है। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद दूसरा सबसे गरीब देश नेपाल है। नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया से आधा है, $1381 उनकी पर कैपिटा इनकम है, बट इंडिया की वहां पे $2878 है। अगर कोई छोटी कंट्री होती तो उसकी पर कैपिटा इनकम कुछ ज्यादा ही होता है। द सेंटर नेपाल की आधी है। वो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितनी गरीबी वहां पे है। करप्शन तो वहां पे कुछ ज्यादा मात्रा में हुआ है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। 2021 में 14,600 करोड़ की गिरिबंधु भूमि सब घोटाला हुआ था। 2023 में 13,600 करोड़ की ओरिएंटल कॉर्पोरेशन घोटाला हुआ था। 2024 में 59,600 करोड़ की कॉर्पोरेटिव घोटाला हुआ था। इतनी मात्रा में घोटाला हुआ है। जो भी पैसे किसी भी चीज के लिए लगने के लिए आता है, कोई भी कंट्री उसको फंड करता है, उसमें से ये पर्सनल यूज के लिए सबके सब ले जाते हैं। इन सब के बीच आप एक चीज और नोटिस किया हुआ, वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में बोल रहा है कि पुराने जो राजशाही है यानी कि मोनार्की है उसी को वापस लाओ। क्यों? क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट आया है 2008 से लेकर के अभी 2025 तक में लगभग 14-15 बार चेंज हो चुका है, और सबके सब अपने नेपो किड्स, अपने बच्चे के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए काफी ज्यादा मात्रा में पैसा इकट्ठा करके अभी तो विदेश भाग गए हैं सबके सब। बट वो जो पुराने थे एज कम्पेयर टू अभी के तुलना में वो सब उन्हें लग रहा है कि सही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीजें उन्हें पुराने वाले में और इसमें चॉइस करना चाहिए, फिर उसे अभी का देखना चाहिए प्रेजेंट का, कि अभी जो गवर्नमेंट है अभी हम किस तरह से दुनिया से सीख सकते हैं, किसी और कंट्री से सीख सकते हैं, उस टाइप से इसको करना चाहिए, फिर ये फिर से पिछले वाले मोनार्की सिस्टम में जाना चाह रहा है? क्या लगता है आपको? कमेंट्स बताइए।